नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और मेरे साथ इस समय बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना साहब। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल तो हाल ही में हुए सीपीए कॉन्फ्रेंस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इंडिया रीजन जो 11वां सीपीए कॉन्फ्रेंस हुआ, इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस किस तरीके से लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करते हैं, आपस के संवाद को बेहतर करते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये है जो इसका टॉपिक ऑफ एजेंडा था, तो उसमें ये था कि हम पार्लियामेंट्स को और असेंबलीज को जनता के विश्वास के प्रति कैसा खरा उतार सकते, जनता का जो विश्वास है वो कैसे इसके ऊपर प्रगाढ़ हो सकता है, दृढ़ हो सकता है, मजबूत हो सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और लोकतंत्र में जहाँ पर जनविश्वास होता है वही लोकतंत्र स्थायी होता है जी। और वही जनप्रतिनिधि स्थायी होता है जिसके ऊपर जनता विश्वास करती है। सामाजिक जीवन में किसी का विश्वास अर्जित करना ही सबसे मुश्किल काम है। और मैं कहता हूँ कि जिस समय व्यक्ति घर से निकलता है वोट डालने के लिए, तो उसके मन में एक तो पार्टी की नीतियाँ होती हैं, दूसरा कैंडिडेट की छवि होती है। पहले नंबर के पार्टी की नीतियाँ, पार्टी, और दूसरे नंबर पर कैंडिडेट। और उस कैंडिडेट के लिए उस जनता के प्रति कैसा आचरण रहा, पार्टी की पॉलिसीज़ के अंतर्गत उसने जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतरा कि नहीं उतरा। तो दो बातें सोचकर व्यक्ति वोट डालने के निकलता है, एक पार्टी, दूसरा कैंडिडेट। और जिस समय उसने जाकर उस बटन के सामने, उस मशीन के सामने जाकर बटन दबाया, उसके बटन दबाते उससे बहुत सारी अपेक्षाएं निर्मित हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि बटन ऑन करते ही लाइट आ जाती है, तो उस बटन को दबाते ही उसकी बहुत सारी उम्मीदें जाग जाती हैं कि मैंने इस पार्टी को चुना है और इस व्यक्ति को चुना है। तो दोनों को अपनी नीतियों के अनुसार, अपनी पॉलिसीज़ के अनुसार, अपने आचरण और अपने विश्वास के अनुसार, क्योंकि पार्टी तो निश्चित रूप से जनहित के लिए एजेंडा लेकर आती है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? चुना हुआ प्रतिनिधि करेगा। और चुना हुआ प्रतिनिधि यदि उन नीतियों के विपरीत कोई आचरण और व्यवहार करता है तो फिर जनता उसको माफ़ नहीं करती। तो जन विश्वास को कायम रखने सबसे महत्वपूर्ण विषय इस 2 दिन की चर्चा का। और जन विश्वास को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हम जनता के प्रति उनकी जवाबदेही कि हमारी जो जवाबदेही जनता के प्रति, उसके ऊपर कितना खरा उतर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत विस्तृत डिबेट हुई। बहुत अच्छे विचार आए ऑनरेबल स्पीकर्स के अक्रॉस द कंट्री। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। सर, आपने अपने भाषण के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो फेक नैरेटिव आमतौर पर गढ़ा जाता है, विशेष तौर पर विधायिका के लिए, कि राजनेताओं को एक ऐसी छवि पेश की जाती है कि वो उतने योग्य नहीं हैं। आपने अपने भाषण में कहा कि उस छवि से निकलने की ज़रूरत है और सत्य पेश करने की ज़रूरत है। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपसे समझना चाहिए। मैं इस बात को असहमति व्यक्त करता हूँ कि जहाँ पर कहा जाता है नेता केवल अपराधी हैं, गुंडे हैं, ये नहीं। ये देखिए, विगत 4-5 दशकों के अंतर्गत इस देश की राजनीति में कुछ ऐसे लोग आए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे लोगों के आधार के ऊपर इंस्टीट्यूशंस नहीं टिक सकते। जैसे मैंने जब मैं अध्यक्ष चुना गया तो हमारे मीडिया के मित्रों ने मुझसे पूछा कि इस कितने अपराधी, किस जाति के लोग हैं। तो ये बात मैंने अपने भाषण में भी कही थी कि मेरे अध्यक्ष बनने के पहले उत्तर प्रदेश के अखबारों में छपता था कि इतने इतने इस बिरादरी के, इस जाति के लोग हैं और इतने इतने लोग हैं जिनके ऊपर ये आपराधिक मुकदमे हैं। तो मैंने कहा कि अब ये नहीं है, अब छपता है कि हमारे पास कितने डॉक्टर्स हैं। वहाँ पर 18 डॉक्टर्स हैं विधानसभा में जो सदस्य हैं, 17 इंजीनियर्स हैं जो सदस्य हैं, मैनेजमेंट के लोग MBA BA किए हुए 15 लोग हैं, PhD होल्डर्स हमारे पास लगभग 15-16 हैं, 85 हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं। तो हमारे पास ये पढ़े लिखे लोगों का एक लंबी श्रृंखला है जो विधानसभा के सदस्य हैं। और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि किसी ने कोई क्वालिफिकेशन या डिग्री ना ली हो, लेकिन अपने परिवार को संभाल कर चलना, हम सब लोग देखते हैं आजकल के आपाधापी वाले युग में आप 5-7-10 लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लाखों लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर पूरा उतरने का काम जनप्रतिनिधि करता है। तो जिस समय मैंने एक पत्रकार मित्र से कहा कि हमारे पास इतने इंजीनियर्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने MBA हैं, इतने PhD होल्डर्स हैं, इतने वकील हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई अपराधी नहीं है क्या? तो मैंने उसके ऊपर यह जवाब दिया, पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं था क्या जिसको आप नहीं दिखाते थे? जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। पहले भी बहुत अच्छे लोग थे। देश के पार्लियामेंट में, प्रदेश की विधायिकाओं में ऐसे लोग, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया जनता के लिए।
जी। ठीक है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से 3 ऐसे नेता निकले जो देश के प्रधानमंत्री बने। जी। चौधरी चरण सिंह उनमें थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह उसमें थे और माननीय शास्त्री जी उसमें थे। लाल बहादुर शास्त्री जी, ये बिल्कुल। 3 लोग थे जो वहाँ के सदन के सदस्य रहे। उसके बाद 6 और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए, लेकिन 3 लोग थे। और वो लोग थे, आज देश के अगर मैं राजनीति की बात करूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेट्समैन जो है, जो राजनीतिक क्षेत्र से निकल कर आए हैं। उनके ऊपर पूरी दुनिया के विद्वत जन उनके ऊपर थीसिस लिख रहे हैं, उनको डॉक्टरेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। जी। तो राजनीतिक क्षेत्र से तो निकला हुआ वो व्यक्ति है जो समर्पित भाव से देश और समाज के लिए काम कर रहा है, जिन्होंने देश की छवि विश्व पटल के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। कोई ब्यूरोक्रेट हैं क्या, या अन्य किसी क्षेत्र से आए हैं क्या? पहले राजनीतिक क्षेत्र अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक नहीं थे क्या? शिवलाल कृष्ण अडवाणी राजनीतिक नहीं थे क्या? मैं राजनीतिक, हमारा विचार विमर्श, हमारी नीतियाँ अलग हो सकती हैं। क्या वो चटर्जी साहब जो लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर है, वो राजनीतिक नहीं थे क्या? ज्योति बसु ने 25 साल तक काम किया, उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा अलग है, क्या वो राजनीतिक नहीं थे क्या? ठीक है, श्री कल्याण सिंह जी राजनीतिक नहीं थे क्या? श्री मुलायम सिंह जी राजनीतिक नहीं थे क्या? ऐसे बहुत सारी लंबी श्रृंखला है जो उस समय भी थे। आप लोगों को वो नहीं दिखाई देता। आप क्या दिखाना चाहते हैं समाज में? दुर्भाग्य से विधायिका की एक जो तस्वीर समाज के सामने प्रस्तुत करेगी, उसके कारण ये गिरावट आई। लोगों को लगा सारे के सारे वही। अब विधायक का मैं बोलता हूँ लोगों को, विधानसभा में चर्चा होती है। अभी हमने 28 घंटे लगातार विधानसभा में चर्चा करी, ठीक है। और विधानसभा के रोज़ के सत्र में भी सुबह 11 बजे शुरू होता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रयास करता हूँ कि रात को 8, 9, 10 बजे तक चले। अगर 10 घंटे विधानसभा चलती है तो ऑपोजिशन का अपना एजेंडा है, वो सरकार का विरोध करने के लिए आए, सरकार के अपनी बात कहने के लिए आए। तो उनका एजेंडा उसमें, और सरकार का भी अपनी नीतियाँ हैं जिससे जनता का काम करती हैं। सरकार अपनी नीतियाँ बताती है, विपक्ष अपनी बात कहता है, तो आपस में वाद विवाद भी होता है, हॉट डिस्कशंस भी होते हैं। तो 5-10 मिनट का जो होता है, केवल वो विधानसभा का कार्य नहीं है, उसके अलावा 10 घंटे विधानसभा के ऊपर चर्चा होता है, वो भी होता है। क्या इसके ऊपर कभी ये दिखाने का प्रयास किया गया कि ये एमएलए ने अच्छी अच्छी बातें कही, पब्लिक इंटरेस्ट में बात कही, इस एमएलए का भाषण प्रभावी था? कभी ये हुआ क्या? सर, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने एक उदाहरण भी अपने भाषण के दौरान दिया कि परिवार में जब पढ़े लिखों की बात होती है तो इंजीनियर्स बनेगा या डॉक्टर्स बनेगा, नेता बनेगा, वो बड़ा अच्छा आपका एग्जाम्पल था। और उस स्थिति को बदलने के लिए क्या कुछ किए जाने की जरूरत? ये जो मीडिया है आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। दोनों पक्ष हैं। देखिए, मैं इस बात को 100% नेगेटिव है इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, और सब कुछ बहुत अच्छा दिखाते हैं ये बात भी कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमारे को, अगर मीडिया की निश्चित रूप से मीडिया की जिम्मेवारी बनती है, यदि कोई कमी हो तो उसको प्रभावी ढंग से उसको इंगित करे, उसको दिखाए। और नहीं उसका डर होता है, चाहे समाज में हर व्यक्ति को डर होता है कि अगर हम कोई गलत बात करेंगे तो हमारी बात जनता के सामने जाएगी, तो हम उसको कैसे, लेकिन वो विश्वास भी तो कायम करना है ना। बिल्कुल। अब जनरली अगर नेगेटिव दिखाते रहेंगे, लोग कहते हैं इन्होंने तो नेगेटिव ही दिखाना है, इनको तो कुछ पॉजिटिव समझ में नहीं आता। तो दोनों बातें हैं, उनको भी सब, हर व्यक्ति, जिस समय हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और आज जिस समय हमने ये कहना शुरू किया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, तो चारों स्तंभों को अपनी अपनी जिम्मेवारी महसूस करनी पड़ेगी। अगर एक चारपाई की जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, इसके 4 पहिए, 4 पैर, उसमें से एक भी पैर टूट जाएगा तो गिर जाएगी। तो सब लोगों को ये नहीं सोचना कि हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे पैर को तोड़ दें। अब विगत कुछ दशकों से ये हो रहा है कि हम अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दूसरे को समाप्त कर दें, और जिस समय दूसरे एक भी पैर टूटेगा तो गिरेंगे सब। ये बात का सोच के हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। कमी को निश्चित रूप से इंगित करना ही चाहिए, यही लोकतंत्र है, यही है। लोकतंत्र में सहमति, असहमति, चर्चा, परिचर्चा, सब लोग हमारे हिसाब से काम करें, हम सबके हिसाब से काम करना, ये नहीं है। सहमति असहमति नहीं होगी, चर्चा परिचर्चा नहीं होगी, तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। बिना अपोजिशन के लोकतंत्र नहीं रह सकता। मैं तो कहता हूँ जैसे एक सिक्का होता है ना, एक सिक्के के 2 पक्ष होते हैं, कभी हेड टेल कह देते हैं, कभी सन मच्छी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो उसमें से अगर एक सिक्के के अंतर्गत ये दोनों तरफ अगर एक भी पार्ट खोटा हो जाता ना पुराने ज़माने में, तो पूरा सिक्का खोटा मान लिया जाता था। जी, बिल्कुल। एक और नैरेटिव पर बात करना चाहूँगा आपसे, जो कि आमतौर पर पूरे देश की राजनीति में है, जातिवाद की जो बात करते हैं, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में। आप स्वयं एक बड़ा उदाहरण हैं।
आप जिस क्षेत्र से लगातार 8 बार चुनकर आए, वहाँ आपकी स्वयं की जाति के बहुत ही कम लोग हैं, नाम मात्र के लिए हैं। ऐसे में इस नैरेटिव को, क्योंकि जो आम युवा राजनीति में आना चाहते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से क्षेत्र में उनकी जाति के ज़्यादा लोग हैं। तो इस अपनी उस सफलता का मंत्र किस तरीके से उन युवाओं से साझा करना चाहेंगे जो कि राजनीति में कदम रखना चाहते हैं? देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी। जी। विषय ये है कि हमारे को जो जनता के बीच में राजनीति, मेरी जाति के 4,60,000 वोटों में से लगभग 1,000 वोट भी नहीं है, ठीक है। ये लोगों को जिस समय विश्वास होता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए है, हमारे लिए मतलब हमारे हितों की रक्षा करने के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स समाप्त हो जाते हैं। जी। आज अगर मैं देश की बात करूं तो 2014 से पहले इस देश में जातिवाद की राजनीति प्रभावित थी, परिवारवाद की राजनीति प्रभावित थी, आतंकवाद की नीति प्रभावित थी, ठीक है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी किस बिरादरी के हैं, किस जाति के हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश भर को इस बात को मालूम है। देश भर को ये मालूम है कि ये व्यक्ति जब से इसने सत्ता संभाली है, तब से ये जिया है तो देश के लिए, और मतलब मरा है तो देश के लिए, भगवान करे, मरा का मतलब अपने आप को खपाया है, उन दैट सेंस, विद ड्यू रिस्पेक्ट, भगवान उनको शतायु करे, बहुत लंबी उम्र हो। तो ये सिर्फ देश के लिए ही काम करता है। तो आज मोदी जी के नाम के ऊपर अगर पूरा देश वोट कर रहा है तो किसी जाति के आधार के ऊपर तो नहीं चला। तो उन्होंने जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करके विकासवाद की राजनीति, तो जिस समय विकासवाद की राजनीति, गाँव के अंतर्गत लोगों को पता ही नहीं होता था कि सड़क क्या होती है, बिजली क्या होती है, शौचालय क्या होता है। तो जब ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो प्रायोरिटी क्या चीज़ होगी? जाति होगी। जी। मेरे को एक एग्जाम्पल याद आता है, मैं उसको कभी, है सच्चाई में लेकिन मैं मजाक में कहता हूँ, हुआ सच्चाई में, कि वो उत्तर प्रदेश के एक बहुत सीनियर लीडर हैं, श्री जगदम्बिका पाल जी, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ। कई बार सांसद रहे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहे, आज भी वो सांसद हैं। तो वो जीते, तो जब जीते तो कुछ लोग हमारे यहाँ कानपुर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ढोल बजा रहे थे। तो मैंने कहा भाई क्यों ढोल बजा रहे हो? तो उन्होंने कहा हमारा पाल जीत गया, जगदम्बिका पाल जीत गया। तो मैंने कहा अरे भाई वो पाल नहीं है, ठाकुर है, उन्होंने ढोल बजाना बंद कर दिया। तो अगर यही राजनीति है कि हमारा पाल जीतेगा तब हम ढोल बजाएंगे, तो फिर देश तरक्की नहीं करेगा। देश तरक्की करेगा जब ये देखेगा कि उस गाँव में रहने वाले गरीब आदमी की समस्याओं को दूर किया गया, उसको खाद मिल रही है, उसको पानी मिल रहा है, उसको बिजली मिल रही है, उसकी सड़क की सुविधा है, उसके लिए अच्छे शौचालय की सुविधा, उसको राशन की सुविधा, उसको चिकित्सा की सुविधा है। ये सारी की सारी जिस समय चीज़ होंगी तो फिर वो जातिवाद भूल जाएगा, और वो काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। सर, अब कुछ सवाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा से जुड़े हुए आपसे पूछना चाहूँगा। हाल ही में एक रिकॉर्ड स्थापित किया, 17 घंटे अनवरत चर्चा। संभवतः किसी और विधानसभा में अभी पहले हुई या नहीं हुई, ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश कैसे हो 2047 तक, इस पर चर्चा, और पक्ष विपक्ष का बड़ा अच्छा तालमेल भी देखने को मिला। रात में 12 बजे 1 बजे 50% से ज़्यादा विधायक मौजूद थे। इस चर्चा के पीछे उद्देश्य क्या था और कैसे संभव हुई इतनी लंबी चर्चा? देखिए 17 घंटे नहीं, 27 घंटे चर्चा, माफ़ कीजिएगा, 27 घंटे। 27 घंटे से ज़्यादा चली, जो एक दिन 11 बजे शुरू हुई और दूसरे दिन लगभग 2:30 पौने 3 बजे तक चली, लगभग 27.5 पौने 28 घंटे चली। और उसमें सारे MLAs ने पार्टिसिपेट किया। पहले मुझे लगा कि विपक्ष के माननीय सदस्य में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, क्योंकि आदरणीय अखिलेश जी का जो बयान आया था, तो उन्होंने 47 विजन 47 के लिए कुछ बहुत सारे जो उनका पॉलिटिकल बयान था उन्होंने दिया। तो मुझे, मेरे मन में ये शंका हुई कि शायद पार्टिसिपेट नहीं करें। तो मैंने अपोजिशन के लीडर से बातचीत करी, मैंने उनको कहा कि देखिए आप पार्टिसिपेट करिए, आप अगर सरकार कोई बात कह रही है तो आप अपनी बात कहिए, आप सरकार को सुझाव दीजिए, विपक्ष का काम सुझाव, सकारात्मक सुझाव देना भी तो है। तो उसमें सबने पार्टिसिपेट किया, और मैं इस बात को कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि लगभग 193 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया डिबेट में, 193 लोगों ने। और उसमें से जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि टाइम के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से लोगों को समय दिया जाता है, तो समाजवादी पार्टी के 104 MLA हैं आज की डेट में, उसमें से 70 MLAs को बोलने का मौका दिया गया, 70 MLAs को मौका। और BJP के और उसके सहयोगी दलों के लगभग 300 MLA हैं, उसमें से 120 MLA को मौका दिया गया। तो लगभग 193 MLAs उसके ऊपर बोले, और अपनी बहुत अच्छी बातें आई, बहुत अच्छे सुझाव भी आए, अपोजिशन की तरफ से आलोचना आई, लेकिन आलोचना के साथ साथ बहुत अच्छे सुझाव भी आए। और मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, कि उन्होंने उन सुझावों को भी एक पॉजिटिव नोट के अंतर्गत लिया। और ये कहते हैं मुख्यमंत्री
कि भाई विपक्ष अगर सुझाव नहीं देगा, विपक्ष अपनी बात नहीं करेगा, तो हमारे को ज़मीनी हकीकत नहीं जी, करेगा। राजनीति से हट के जी, अगर प्रशासनिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई सुझाव आता है, तो मुख्यमंत्री उसकी चिंता करते हैं उत्तर प्रदेश के। जी। तो इस नाते से वो डिबेट चली, लगभग 27-28 घंटे वो 27 डिबेट घंटे। चली। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे को लग रहा था, मैंने दोनों मुख्य सचेतकों को बुलाया, जो चीफ विप होते हैं बीजेपी के भी और अपोजिशन के भी, समाजवादी पार्टी के भी, उनको बुलाया। मैंने कहा भाई कोशिश करना कि कम से कम कोरम बना रहे। कोरम 10% का होता है, जी। हमारे पास 403 सदस्य हैं, हमारे को 41, 42, 43 मेंबर का कोरम बना रहे। मैंने जी। उनको बोला कोरम बना रहे यार, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जी, लेकिन मुझे खुशी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगभग 200 से ज़्यादा लोग विधानसभा में पूरी रात उपस्थित थे और जिन्होंने बड़ी प्रभावी अपनी बातचीत करी। जी। बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण पहल उत्तर प्रदेश विधानसभा ने की है। एक पूरा दिन महिलाओं के मुद्दों पर निर्धारित किया गया है। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए सर। ये मैंने ना, जिस समय मैं स्पीकर बना, तो मैंने अलग-अलग लोगों की अलग-अलग, जैसे अलग-अलग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, अलग-अलग प्रोफ़ेशंस के हिसाब से लोगों की मैंने मीटिंग करी। जी, मैंने पहले साल में मैंने डॉक्टर्स की अलग मीटिंग करी। डॉक्टर्स को बताया कि आपने अपना सारा जीवन 8, 7 साल, 9 साल, 12 साल जिन्होंने एमडी किया, फिर डीएम किया, ऐसे भी लोग हैं मेरे पास। मैंने कहा आपने सारा कुछ किया, आपके वो लाइफ के प्रेशियस टाइम था, आप उसके साथ इसको समन्वय करिए, उसके बारे में भी लोगों को बताइए और आप उसमें साथ इन्वॉल्व रहिए। जस्ट डोंट लीव दैट। मैंने ये मैंने जो एमबीए हैं और बीटेक इंजीनियर्स हैं, मैंने इन लोगों को बोला कि भाई आप ऐसा करो ना कि आप व्हेन यू सिट अक्रॉस द टेबल विद द ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स जो पब्लिक इंटरेस्ट का काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, आप उन अधिकारियों के साथ बैठो ना, आप अपनी योग्यता के बारे में उनको बताओ कि आप अपने सुझाव दो। जी, ठीक है, आईएएस अफसर अच्छे होते हैं, लेकिन आईएएस अफसर पढ़कर वहाँ पर अपनी जगह के ऊपर बैठते हैं। विधायक जिसने एमबीए किया हुआ है, जिसने बीटेक किया हुआ है, जिसने पीएचडी भी किया हुआ है, जी। हमारे पास ऐसे 15 लोग हैं जिन्होंने पीएचडी किया हुआ जी। है, उन लोगों के साथ इनका संवाद, क्योंकि एमएलए जो होगा उसको ग्राउंड रियलिटीज़ भी मालूम होंगी बिल्कुल। और अपनी विद्वता भी होगी, तो आप उसको उनके साथ डिस्कस करो। और जिस समय ये उनके साथ डिस्कस करेंगे ना, तो उधर से भी एक पॉजिटिव नोट आएगा। जनरली होता ये है कि वो अधिकारी समझते थे इसको कुछ पता ही नहीं, जब उनको पता होगा कि नहीं हमारे सामने बैठा हुआ एमएलए को सब कुछ मालूम है, तो वो उसी भाव और उसी भाषा में और उसी सम्मान के साथ और उसी, मतलब दे विल टॉक सेंस मतलब विषय के ऊपर बोलेंगे। और ये बात एमएलए को मैंने बोली। मैंने जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको बुलाया, मैंने कहा हमारा काम कानून बनाना है, जी। आप कहते हैं विधायिका को कानून बनाना है, तो आप कानून बनाने में हुँ। आपका कितना उसमें योगदान है, आप कितना उसमें अपना इंटरेस्ट देते हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उसके ऊपर आप बताइए, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। सीनियर एमएलएस को मैंने बुलाया, मैंने कहा आपके टाइम में और आज के टाइम में फ़र्क है। उस समय के अंतर्गत जो पॉलिसी, जो एनवायरनमेंट था, जो डिजिटलाइजेशन था, जो टेक्नोलॉजी थी, वैसे नहीं थी, आज बढ़ गई है। तो मैंने कहा उस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको अलाइन करना पड़ेगा। नौजवानों को बोला कि अगर आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जीत कर आए हैं, तो मैंने एग्जांपल दिया कि यदि मैं 8 बार जीत के आया हूँ, तो 8 बार जीतने का मतलब नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार जीतने का होता है कि आपकी सारी उम्र, जो मिनिमम एज है एमएलए बनने की, वो 25 साल है मिनिमम। जी। अगर मिनिमम एज में भी आदमी एमएलए बन जाता है, तो जिस समय वो 8 बार जीतेगा तो 65 साल का हो जाएगा, बिल्कुल। सारी उम्र उसमें हो जाती है। जी। तो मैंने उनको इस बात का मंत्र दिया कि आप एमएलए रहकर पब्लिक का, अपनी कंस्टिट्यूंसी को कैसे नर्चर कर सकते हैं और अपनी कंस्टिट्यूंसी के साथ साथ आप देश के और प्रदेश के बड़े नेता कैसे बन सकते हैं। और बड़े नेता आपको बनना है तो आपके पास विधानसभा के प्लेटफॉर्म के अलावा कोई ऐसा मंच नहीं है जो आपकी पहचान दे। तो जब मैंने महिलाओं का सम्मेलन किया तो महिलाओं ने कहा कि हमारा नेगेटिव है कि हम महिला हैं, तो मैंने कहा नहीं, आपका पॉजिटिव है कि आप महिला हो। महिलाएं जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकती हैं, उसको समझ सकती हैं, अधिकारियों को डांट भी सकती हैं, बता भी सकती हैं, जी। समन्वय भी कर सकती हैं, शायद दूसरा नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मैंने एक दिन का एजेंडा उनको समर्पित किया। इट वॉज नॉट वुमेंस डे। जी। होता ना कि आज वुमेन डे है तो आज महिलाओं को आज जी। वुमेन डे नहीं था। जी। मैंने कहा कि उस दिन मैंने सारे क्वेश्चंस महिला विधायकों के लिए, उस दिन सारे मैंने नोटिस महिला विधायकों। अदरवाइज जिस समय नोटिस मेरे पास आते हैं जो मेंटेनेबल नहीं होता, जो ग्राह्यता में नहीं आता, तो मैं उसको अग्राह्य कर देता हूँ, ये ग्राह्य। मैंने कहा उस दिन जो नोटिस दिए, तो मैंने कहा अच्छा मैं इनसे पूछूंगा कि ग्राह्य कैसे है, जी। इसके ऊपर चर्चा करो, जी। ताकि उनको पता चले कि क्या विधानसभा होती है, उसके क्या रूल्स होते हैं, उसकी क्या नियमावली होती है, कौन सा विषय किस नियम के अंतर्गत उठाया जा सकता है। मैंने जो नोटिस लिए वो महिलाओं के लिए, उस दिन मैंने जो दर्शक दीर्घा थी
उसने उसमें भी महिलाओं को बुलाया, जी। महिला डॉक्टर्स को बुलाया, महिला इंजीनियर्स को बुलाया। उन्हों को आके देखना चाहिए कि महिला एमएलएस कितने अच्छे प्रभावित है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को और दूसरे प्रोफेशंस के महिलाओं को बुलाने का ये मतलब था उनमें भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वो भी एक समय इस देश के और प्रदेश के नेता बन सकती है और रूल कर सकती है। मैंने उस दिन अपने अधिकारियों की गैलरी में सिर्फ महिला अधिकारियों को बुलाया और मैंने उस दिन अपना, जिस समय मैं स्पीकर था, मुझे बैठना था, स्पीकर के अलावा जो हमारा पैनल होता है तो सारा दिन मैं नहीं बैठ सकता, उसमें से भी मैंने महिला सदस्यों को उसके ऊपर बिठाया और बुलाया। एक साहिदा खातून है जी। तो वो बैठी थी, बात कर रही थी आपस में, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहीं इधर आओ, तो वो घबरा गई, पता नहीं मैं चेयर से उसको क्यों बुला रहा हूँ। तो उसने कहा सर मैंने कहाँ इधर आऊँ। उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा बैठे, और उसको मैंने धीरे से बता दिया ऐसे ऐसे कंडक्ट करना है, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पर उस कुर्सी के ऊपर बैठी, पहली बार की एमएलए थी। मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहीं अपना दांत दिखाने के लिए गए तो वहाँ पर जो डॉक्टर था उसने कहा, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि हम विधानसभा से आए हैं। तो उसके भाई ने कहा कि सर आपके जो स्पीकर साहब हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। जी। तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पूछा भी वो अच्छे क्यों हैं। उन्होंने कहा उन्होंने हमारी आपा को ऊंची कुर्सी पे बिठाया था। जी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, निश्चित तौर वो पर। मैसेज भी जाना चाहिए। हाँ। तो उस दिन महिलाओं को मैंने पूरा समय दिया। तो एक माननीय सदस्य ने ये कहा कि अध्यक्ष जी 5 दिन में से 1 दिन महिलाओं को दे रहे हैं। एक सदस्य ने बोला, विधायक, पुरुष विधायक ने। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा 5 दिन में मैं 1 दिन महिलाओं को नहीं दे रहा, मैं 75 साल में पहला दिन महिलाओं को दे रहा हूँ। 75 ईयर्स में आज तक कभी नहीं दिया, मैं 75 ईयर्स में पहला दिन दे रहा हूँ, 5 दिन में 1 दिन नहीं दे रहा। तो उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। जो महिला सदस्यों में बोलने में हिचक होती थी या वो किसी प्रकार का संकोच करती थी या कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप किया, उस दिन वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और अब महिलाओं की बराबर की पार्टिसिपेशन विधानसभा की कार्रवाई में रहता है। सतीश महाना साहब, एक और चूंकि अभी आपने दर्शक दीर्घा की बात करी और आपने उत्तर प्रदेश में एक अनूठी पहल की, जो कि स्टूडेंट्स हैं या आम नागरिक हैं वो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को जान सकें। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को देखने और समझने का भी एक केंद्र विधानसभा बना। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से लोगों को एनकरेज किया गया कि वो विधानसभा में आकर समझें और देखें। देखिए, मैंने विधानसभा का ग्रैंडियर बहुत बढ़िया किया जी। मैंने वहाँ पर डिजिटल गैलरी बनाई जिसमें विधानसभा का पूरा इतिहास है। ठीक है, मैंने वहाँ पर हॉलो क्यूब लगाया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण है, माननीय गवर्नर मैडम का भाषण है, मेरा भाषण है, लीडर ऑपोजिशन का भाषण है। मैंने वहाँ पर फ़ोटो गैलरी बनाई जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फ़ोटो क्लिक की जा सकती है, माननीय राष्ट्रपति जी के साथ की जा सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ की और की जाए। तो मैंने वो सारे मीटिंग्स रूम, सारे कॉरिडोर्स, सारा नीचे डिजिटल गैलरी सब कुछ किया। ये मेरा एक प्रयास था कि इसके बहाने लोग विधानसभा देखने आएँ। जी। अब जैसे देश भर में जाओ ना, जैसे मेरे को याद है आज से कुछ वर्ष पूर्व 30-40 साल पहले मैं वहाँ पर गया केरला, तो वहाँ पर गया त्रिवेंद्रम, तो लोग वहाँ के ड्राइवर ने मुझे कहा कि साहब आपको चलिए और अच्छी चीज़ें दिखा दें। जो प्लेसेस ऑफ विजिट था उसमें उन्होंने मुझे विधानसभा दिखाई, ये देखिए विधानसभा है। अच्छा। जैसे बेंगलोर में ही लोग आते हैं तो बेंगलोर में लोग आकर बेंगलोर की विधानसभा देखने जाते हैं। तो मेरे को लगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भी लोगों को देखने आना चाहिए। तो जिस समय लोग आते हैं तो अंदर आएँ, और जिस समय विधानसभा के अंदर आ जाते हैं तब मेरी टीम उनको वो तो दिखाती है लेकिन विधायिका के बारे में भी बताती है और विधायकों के बारे में भी बताती है। व्हाट डू लेजिस्लेटर्स डू एंड हाउ डज लेजिस्लेशन फंक्शन। तो लेजिस्लेशन के फंक्शन और लेजिस्लेटर्स के काम वो कैसे कंडक्ट होते हैं, विधानसभा कैसे डिबेट्स होती हैं, कैसे प्रश्न लगते हैं, और जो विधानसभा में इश्यूज होते हैं वो कैसे कमेटी में जाते हैं, कैसे उसका फॉलोअप होता है। ये सारे का सारी चीज़ें जब लोगों को पता चलता है ना, मैंने एक छोटी सी हैंडबुक भी दी है, उस हैंडबुक में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑर्डिनेंस कैसे होता है, ऑर्डिनेंस कैसे पास होता है, ऑर्डिनेंस से लेकर बिल तक, एक्ट तक बनने में वो पूरी की पूरी उसमें इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या क्या होता है। उसमें पूरे जब तक विधानसभा बनी तब जब से कितने लोग उसके अध्यक्ष रहे, कितने माननीय मुख्यमंत्री रहे, कौन लोग रहे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो लोगों को जब पता चलता है और लोग देखते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं। जनरली लोग विधायिका के बारे में नहीं जानते और विधायकों के बारे में केवल इतना जानते हैं कि इसका काम सड़क बनाना है, थाना चौकी करना है, इसके अलावा तो कुछ करता नहीं। लेकिन जिस समय उनको विधायिका के बारे में और अपने चुने हुए विधायक के कामों के बारे में पता चलता है तो दे फील एनलाइटेंड, और उनको जब अच्छा लगता है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो डिस्कनेक्ट था विधायिका के बीच में और आम जनता के बीच में, तो डिस्कनेक्शन एक कनेक्शन के रूप में आता है
और जब वो कनेक्ट होगा तब लोकतंत्र मजबूत होगा। जी, एक और पहल जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में की गई, इतना बड़ा सूबा है, अलग-अलग डायलेक्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो वहाँ लोकल डायलेक्ट हैं पूर्वांचल के या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के उसमें भाषांतरण की सुविधा भी मेरे ख्याल से बोली वहाँ शुरू मैंने की देखिए, गई। मेरा ये था ना कि देखिए, मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत राजनीतिक विरासत और बोलियों का बड़ा महत्व है जी, कि जैसे ब्रज की भाषा बहुत सुंदर जी। है, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में, जी, जैसे पूर्वांचल की भाषा जो भोजपुरी है, जी। वो बहुत, भोजपुरी मुझे लगता है कि दुनिया के कई देश में, सूरनाम वगैरह चले जाओ तो पता ही नहीं बिल्कुल। चलता कि वहाँ पर भोजपुरी है, सूरनाम ही है। बिल्कुल। वहाँ की भाषा बहुत अच्छी है। जी। ऐसे ही बुंदेलखंड की भाषा है, ऐसे ही अवधी है, भगवान राम जहाँ पर अवतरित हुए थे। और ऐसे ही मैंने अंग्रेज़ी को भी रखा। मैंने इन 5 भाषाओं को इंट्रोड्यूस, हिंदी इज़ द बेस लैंग्वेज। जी, ये सारी की सारी का भाषाओं का ट्रांसलेशन हिंदी में होता है और हमारी कार्रवाई हिंदी में चलती है। कभी कभी जिस भाषाओं की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हिंदी के पीछे तो नहीं छूटे, हिंदी नहीं छूट सकती पीछे। बेस लैंग्वेज इज़ हिंदी। जैसे किसी ने भोजपुरी में बोला तो भोजपुरी में बोला उसने, तो संवाद की भाषा हुई, उसकी ट्रांसलेशन इन सारी भाषाओं में होगी और उसकी जो विधानसभा की कार्रवाई होगी, जो लिखा पढ़ी होगी, वो हिंदी में होगी। तो इन पाँचों जनरली हमने देखा है कि अपने ही देश में ये जो बोलियां हैं ये अपने दरवाजे तक ही सीमित रह गई जी, और दरवाजे के बाहर नहीं निकलती। आदमी अपने घर में तो उस भाषा का प्रयोग करता होगा, लेकिन दरवाजे से निकलता ही वो सब लोग उस भाषा को भूल जाते हैं। तो मेरा मन था कि ये इतनी जो विरासत है, इतनी जो समृद्ध विरासत है हमारी बोलियों की, तो वो हमेशा अक्षुण्ण रहनी चाहिए, वो हमेशा जीवित रहनी चाहिए, उनकी हमेशा पहचान बनी रहनी चाहिए। तो इस नाते से मैंने 5 भाषाओं, जिसमें भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ब्रज, अवधी और अंग्रेज़ी। जी, तो अंग्रेज़ी के लिए किसी ने आपत्ति करी तो मैंने उनसे पूछा, यार आज कितने लोग हैं जिनके बच्चे अंग्रेज़ी स्कूल में नहीं जा रहे? बिल्कुल। मैंने पूछा, मैंने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैंने कहा कहाँ के पढ़े हुए हैं? अच्छा, ऐसे वो केवल अकेले वो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं हमारे परिवार से भी, हमारे बच्चे भी वहाँ पर गए। इट इज़ नॉट, मैं उनको कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सब लोग। तो जो अंग्रेजी भाषा, किसी भी भाषा का ज्ञान होना, अब डिजिटल मीडियाज़ के माध्यम से और वैसे भी मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई देखती है। जी, तो पूरी दुनिया को क्यों नहीं पता होना चाहिए कि वहाँ पर अंग्रेजी अच्छा बोलने वाले भी लोग हैं? क्यों नहीं पता होना चाहिए? क्योंकि कई लोग, ये जो मिथ है, इस बात को मैं नहीं मानता, बिल्कुल। ये एक मिथ है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको कुछ नहीं आता, ये मिथ है। लेकिन जिनको ये मिथ है उनको भी जवाब दिया कि भाई अंग्रेजी आती है। जी। मुझे याद है जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो मैं रोड शो के लिए मुंबई गया था, जी, तो मैंने कोट और टाई पहनी थी और मेरा अंग्रेजी में भाषण था, उसमें अंग्रेजी में मैंने अपने पॉलिसीज़ के बारे में रखा। तो दिल्ली के एक IAS अफसर ने मेरे एक मित्र को बोला, अरे यूपी बदल रहा है। वो 97-98 की बात है, सॉरी 2017-2018 की बात है जब हमारी सरकार बनी। जी, तो वो उसमें तो बदल रहा है। मैंने उसने कहा क्यों? उसने कहा वहाँ के जो नेता हैं, वो मिनिस्टर हैं, अंग्रेज़ी में भाषण दे रहे हैं, कोट टाई पहन कर दे रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, भाषण अंग्रेज़ी में दिया, लेकिन उनको सिर्फ भाषा नहीं सुनाई पड़नी चाहिए थी, उनको ये देखना चाहिए था कि मेरी भाषा का कंटेंट क्या था, जी, हमारी पॉलिसीज़ कैसे हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देकर रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देकर हम रोज़गार कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देकर यूपी की इकोनॉमी कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारी की सारी पीछे उसकी महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ भाषा नहीं, भाषा होनी आवश्यक है, लेकिन भाषा के पीछे उसका भाव और उसका जो प्रभाव है वो कितना ही देखने को। एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि देश की विधानसभाओं को ख़ास तौर पर राजनीति में उदासीनता रखने वाले लोग जो हैं, किस तरीके से देखें, लोकसभा, राज्यसभा को कैसे समझें और कितना ज़रूरी है दिलचस्पी लेना विधायी कामकाज में? देखिए, जितना रोज़मर्रा के काम में ज़रूरी है, जो कुछ भी हम कानून, जो हम एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो है, जी, वो सारे के सारे एवरी सिंगल इंडिविजुअल, जी, वो इस बात से ये प्रभावित करता है उसके जीवन को। जो कुछ हम कानून बनाते हैं, जो विधानसभा, मतलब हम, मतलब विधानसभा जो कानून बनाती है, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, उससे हर आदमी बंधा हुआ है। जी, ठीक है, उसी के हिसाब से करना है। आपने स्टूडेंट हैं तब, बिजनेसमैन हैं तब, सड़क के ऊपर चलते हैं तब, पढ़ाई करते हैं तब, हर क्षेत्र के अंतर्गत जो हम संविधान से तो बंधे हुए हैं जी, और संविधान की मंशा के अनुरूप विधायिका उसके ऊपर कानून बनाती है। जी, हमारा सबका एक ही विषय, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे को कानून बनाना है। उस कानून का पालन करने विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत हर आदमी के ऊपर लागू होता है। तो व्यक्ति को ये पता होना चाहिए ना कि जो कुछ हम हैं जीवन में,
हम अनुशासित हैं, हम कानून का पालन कर रहे हैं, हम गलत काम नहीं कर सकते, हम अच्छा कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये किसी न किसी कानून के अंतर्गत कर रहे हैं ना। और वो कानून बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, हम उनके बारे में क्यों नहीं जानेंगे? जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं, हम उनके बारे में विमुख कैसे हो सकते हैं कि हमें पता नहीं कौन लोग कानून बना रहे हैं, क्या कानून बना रहे हैं, सही। और जिस समय ये बात होगी तो उस समय लोगों का इस कनेक्ट होगा। इस देश का और इस समाज का जो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जो डिस्कनेक्ट बना बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड द कॉमन मैन, उसने विधायिका के अथॉरिटी को थोड़ा सा कम किया। अब जो लोग विधायिका को समझने, देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि एक पिलर अगर टूट जाएगा तो सब कुछ गिर जाएगा। तो हमारे को अपने आप को भी संभालना है और डेमोक्रेसी के उन बाकी 3 पिलर्स को भी संभाल के चलना है। जब सब लोग चलेंगे तब मजबूत होगा लोकतंत्र। सतीश महाना जी, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं और इतना लंबा अनुभव है कि एक इंटरव्यू में, एक निश्चित समय के इंटरव्यू में उसे समेट पाना थोड़ा सा मुश्किल है और समय की अपनी सीमा है। तो इस इंटरव्यू को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ दर्शकों को भी आपके ज़रिए जानने का मौका मिला। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।